ताओ ते चिंग, इसको लाओ त्जू या जिन्हें लाओजी भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा है। ये प्राचीन चीन के एक ज्ञानी माने जाते हैं, एक सेज। इस किताब में 81 छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जिसमें ज़िंदगी को आसान और मीनिंगफुल तरीके से जीने का संदेश है। यह हमें बताती है कि कैसे हम प्रकृति यानी नेचर और खुद के अंदर की शांति यानी पीस के साथ हार्मनी, मेल में रह सकते हैं। ताओ का मतलब है रास्ता या मार्ग, और ये किताब हमें सिखाती है कि कम से कम एफर्ट करके, कम से कम चेष्टा करके ज़्यादा आसान तरीके से जीना पॉसिबल है। लाओजू को अक्सर ताओइज़्म का ओरिजिन रखने वाला माना जाता है, और उनकी ये रचना, उनका ये वर्क दुनिया भर में बहुत फेमस है। आइए एक एक करके इन 81 छोटे छोटे चैप्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। 1. जो ताओ बताया जा सकता है, जो रास्ता बताया जा सकता है, वो हमेशा एक जैसा और बदलने वाला रास्ता नहीं है। जो नाम दिया जा सकता है, वो हमेशा एक जैसा और बदलने वाला नाम नहीं है। अगर इसे बिना किसी नाम के देखें तो ये आकाश और धरती का जन्म देने वाला है। अगर इसे एक नाम दिया जाए तो ये सब चीज़ों की माँ है। हमेशा बिना किसी इच्छा, बिना किसी डिज़ायर के रहना चाहिए। अगर हम इसकी गहराई, इसकी मिस्ट्री को समझना चाहते हैं, पर अगर इच्छा हमारे अंदर बनी रहे, डिज़ायर बनी रहे, तो सिर्फ इसका बाहरी रूप ही दिखाई देगा। ये दोनों बिना नाम और नाम के साथ असल में एक ही चीज़ है, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे विकास होता है, अलग अलग नाम मिलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम रहस्य यानी मिस्ट्री कहते हैं। और जहाँ ये रहस्य, जहाँ ये मिस्ट्री सबसे गहरी होती है, वहीं सबसे सूक्ष्म और अद्भुत चीज़ों का द्वार होता है, वहीं सबसे सटल और वंडरफुल चीज़ों का गेट होता है। 2. दुनिया के सभी लोग सुंदरता को पहचानते हैं। दुनिया के सभी लोग ब्यूटी को पहचानते हैं, और इसी वजह से वो कुरूपता यानी अगलीनेस का भी पता कर लेते हैं। सब लोग कुशलता, स्किल को जानते हैं, और इसी वजह से वो अकुशलता, लैक ऑफ स्किल का भी समझ लेते हैं। इसीलिए अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस एक दूसरे का अर्थ बनाते हैं, एक दूसरे का मीनिंग बनाते हैं। कठिनाई और आसानी, डिफिकल्टी और ईज एक दूसरे को जन्म देते हैं। लंबाई और छोटापन, लेंथ और शॉर्टनेस एक दूसरे के रूप को बनाते हैं, एक दूसरे के शेप को। ऊंचाई और नीचाई, हाइट और लोनेस एक दूसरे के अंतर, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट से पहचाने जाते हैं। संगीत के सुर और स्वर एक दूसरे के संबंध से मधुर बनते हैं। म्यूजिक के नोट्स और टोन्स एक दूसरे के रिलेशन से हारमोनियस बनते हैं। पहले और बाद होने का अर्थ, बिफोर और बिहाइंड होने का अर्थ एक दूसरे से संबंधित, कनेक्टेड होने से होता है। इसीलिए एक ज्ञानी, एक सेज बिना कुछ किए सब काम संभालता है, और बिना बोले अपनी सीख दे देता है। सारी चीज़ें खुद उगती हैं, ऊपर आती हैं, और कोई भी छुपने की कोशिश नहीं करता। वो बढ़ती हैं बिना किसी अधिकार के दावा किए। वो अपना प्रक्रिया पूरा करती हैं बिना किसी इनाम की एक्सपेक्टेशन के, अपेक्षा के। काम पूरा हो जाता है, लेकिन कोई उसे अपनी सफलता नहीं मानता। काम हो जाता है, पर कैसे ये कोई नहीं देख पाता, और इसी वजह से शक्ति, इसी वजह से पावर कभी खत्म नहीं होती। 3.
कुशल लोगों को अधिक महत्व न देना और उनका उपयोग न करना ही लोगों को आपस में स्पर्धा से बचाने का तरीका है। सुपीरियर एबिलिटी लोगों को अधिक वैल्यू न देना, उनका यूज न करना ही लोगों को आपस में राइवलरी से बचाने का तरीका है। दुर्लभ वस्तुओं को अधिक महत्व न देना ही लोगों को चोर बनने से रोकने का तरीका है। डिफिकल्ट टू गेट वस्तुओं को अधिक प्राइज न देना ही लोगों को चोर बनने से रोकने का तरीका है। ऐसी चीजें न दिखाना जो उनकी इच्छा, उनकी डिजायर को भड़का सके, उनके मन को अस्थिर, डिसऑर्डर होने से बचाने का तरीका है। इसीलिए एक ज्ञानी, एक सेज अपने शासन, अपने गवर्नमेंट में उनके मन, उनके माइंड को खाली, एम्प्टी करता है, उनका पेट भरता है, उनकी इच्छा शक्ति, उनका विल पावर कमजोर करता है और उनके शरीर को मजबूत बनाता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि लोग बिना ज्ञान और बिना इच्छा के रहें, बिना नॉलेज, बिना डिजायर के, और जो ज्ञान रखते हैं उन्हें बिना सोच समझे कुछ करने से रोका जाए। जब लोग बिना व्यर्थ क्रिया के रहते हैं, जब लोग यूजलेस एक्शन के रहते हैं, तब सब जगह अच्छा नियम, तब सब जगह गुड ऑर्डर बना रहता है। 4. ताओ एक खाली बर्तन की तरह है और जब हम इसका उपयोग करें, जब हम इसका यूज करें तो हमें अधिक भरे होने से बचना चाहिए, हमें फुलनेस से बचना चाहिए। ये कितना गहरा, कितना डीप और समझ से बाहर है, अनफैथमेबल, जैसे ये सब चीज़ों का प्राचीन पूर्वज हो। हमें अपनी शार्पनेस को नरम, ब्लंट करना चाहिए और जो चीज़ें उलझी, कॉम्प्लिकेटेड हैं, उन्हें सुलझाना चाहिए। हमें अपनी चमक, अपनी ब्राइटनेस को नरम बनाना चाहिए और दूसरों के अंधकार से सामंजस्य, एग्रीमेंट बनाना चाहिए। ताओ कितना पवित्र, कितना प्योर और स्थिर, स्टिल है, जैसे ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। मुझे नहीं पता कि ये किसका पुत्र है, किसका सन, लेकिन लगता है जैसे ये ईश्वर से भी पहले था। 5. आकाश और धरती दया की इच्छा से काम नहीं करते। हेवन और अर्थ बेनेवोलेंस की विश से काम नहीं करते। वो सब चीज़ों के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं, वो सब चीज़ों के साथ वैसे ही डील करते हैं जैसे घास के कुत्ते के साथ किया जाता है, डॉग्स ऑफ ग्रास। ज्ञानी भी दया की इच्छा से काम नहीं करते। सेज भी बेनेवोलेंस की इच्छा से काम नहीं करते। वो लोगों के साथ भी वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे घास के कुत्ते के साथ किया जाता है। क्या आकाश और धरती के बीच का स्पेस एक फूंकनी, एक बेलोज जैसा नहीं है? ये खाली होती है फिर भी अपनी शक्ति नहीं खोती। ये फिर से हिलती है और अधिक हवा बाहर भेजती है। ज्यादा बोलना जल्दी थकान तक ले जाता है, ये हम देखते हैं। अपने अंदर की रक्षा करो, इनर बीइंग की, और उसे स्वतंत्र रखो, फ्री। 6. घाटी की आत्मा कभी मरती नहीं, हमेशा एक जैसी रहती है। वैली की स्पिरिट कभी मरती नहीं, हमेशा एक जैसी रहती है। इसको हम स्त्री यानी फीमेल रहस्य, फीमेल मिस्ट्री का नाम देते हैं। इसका दरवाजा जहां से शुरुआत में सब बाहर आए थे, उसको आकाश और धरती की जड़, आकाश, हेवन और अर्थ की रूट कहा जाता है। इसकी शक्ति, इसकी पावर
लंबी, लॉन्ग और बिना टूटे, अनब्रोकन रहती है जब इसे धीरे और बिना दर्द दिए इस्तेमाल किया जाता है। जेंटली, बिना पेन दिए इस्तेमाल किया जाता है। 7, आकाश बहुत लंबे समय तक रहता है। हेवन बहुत समय तक रहता है और धरती भी बहुत लंबे समय तक चलती है। इसका कारण ये है कि वो अपने लिए नहीं जीते, सेल्फिश नहीं है। इसी तरह एक ज्ञानी अपने आप को अलग मानता है, पर फिर भी उसकी जिंदगी प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रहती है। वो खुद के फायदे के लिए नहीं जीता और इसी वजह से उसके सारे फायदे पूरे हो जाते हैं। 8, सबसे अच्छी खूबी, सबसे अच्छी एक्सीलेंस पानी जैसी होती है। वाटर, पानी की खूबी यह है कि वो सबको फायदा देता है और बिना लड़े उस नीची जगह पर रहता है जिसे सब लोग पसंद नहीं करते। इस वजह से इसका रास्ता ताओ के बहुत पास है। एक घर की खूबी उसकी जगह की सही होने में है। मन, माइंड की खूबी गहरी शांति, डीप स्टिलनेस में है। रिश्तों, एसोसिएशंस की खूबी अच्छे लोगों के साथ होने में है। शासन, गवर्नमेंट की खूबी अच्छा नियम बनाए रखने में है। कामों यानी अफेयर्स की खूबी उनकी योग्यता में है। और किसी भी कदम, किसी भी मूवमेंट की खूबी उसके सही समय पर होने में है। और जब एक अच्छा इंसान अपनी नीची जगह के लिए किसी से झगड़ा नहीं करता, लो पोजीशन के लिए, तो कोई भी उसमें गलती नहीं निकालता, कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं निकालता। 9, एक बर्तन को पूरा नहीं भरना चाहिए, वरना वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब सोना और जड़ें, स्पेशल स्टोन, पूरे घर को भर देते हैं तो जिसके पास ये हैं वो इन्हें सुरक्षित नहीं रख पाता। जब धन, जब वेल्थ और सम्मान, ऑनर, जब वेल्थ और ऑनर से घमंड आता है, एरोगेंस, तो ये खुद ही अपने लिए बुराई लाता है, इविल। जब काम पूरा हो जाए और किसी का नाम फेमस होने लगे, तब चुपचाप अंधेरे में चले जाना ही हेवन का रास्ता है। 10, जब एक समझदार मन, एक इंटेलिजेंट सोल और एक प्राकृतिक जीवात्मा, एक एनिमल सोल एक साथ एकता में बंधे होते हैं तो उन्हें अलग होने से रोका जा सकता है। जब कोई अपनी सारी ध्यान शक्ति अपनी सांस पर लगाता है, जब कोई अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन अपने वाइटल ब्रेथ पर लगाता है और उसे पूरी तरह नरम बना लेता है, प्लायंसी, तो एक निर्दोष, एक टेंडर शिशु, एक टेंडर बेबी जैसा हो सकता है। जब कोई अपने मन के सबसे गहरे, सबसे मिस्टीरियस भ्रमों, इल्यूजन्स को मिटा देता है तो वो एक निष्कलंक, विदाउट अ फ्लॉ बन सकता है। जब एक शासक, एक रूलर लोगों से प्रेम करता है, लव करता है और एक राज्य चलाता है, क्या वो बिना किसी सक्रिय, बिना किसी एक्टिव प्रयास के आगे नहीं बढ़ सकता? जब वो अपनी अकल से हर दिशा में पहुंच सकता है तो क्या वो ऐसा नहीं दिख सकता जैसे उसके पास ज्ञान ही न हो? ताओ सब चीजें उत्पन्न करता है और उनका नरिश भी करता है, पोषण भी। वो सब कुछ बनाता है लेकिन कभी अपने मालिकाना हक, अपनी ओनरशिप नहीं जताता। वो सब कुछ करता है लेकिन कभी घमंड नहीं करता, कभी बोस्ट नहीं करता। वो सब कुछ नियंत्रित करता है लेकिन कभी किसी पर कंट्रोल नहीं करता। इसी को ताओ की रहस्यमयी गुणवत्ता, मिस्टीरियस क्वालिटी कहा जाता है। 11, एक पहिए में, एक व्हील में 30 स्पोक्स, 30 डंडियां होती हैं। ये एक ही बीच वाले हिस्से से जुड़ी होती हैं, लेकिन
पहिए का इस्तेमाल उसके बीच की खाली जगह की वजह से होता है। मिट्टी, क्ले, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, पर उनका इस्तेमाल अंदर की खाली जगह की वजह से होता है, अंदर की एम्प्टी हॉलोनेस की वजह से। दरवाजे और खिड़कियां दीवार में काट कर घर बनाए जाते हैं, लेकिन घर का इस्तेमाल अंदर की खाली जगह की वजह से होता है। इसलिए जो चीज़ दिखती है, एग्जिस्टेंस, वो फायदा करने के लिए उपयोग होती है, और जो नहीं दिखती, नॉन एग्जिस्टेंस, उसका असली इस्तेमाल होता है। 12. 5 रंग, 5 कलर्स आंखों की रोशनी छीन लेते हैं। 5 सुरों वाला संगीत कानों को बहरा बना सकता है। डीफ। 5 स्वाद मुंह का स्वाद खत्म कर देते हैं। तेज घोड़ों की रेस और जंगली शिकार दिमाग को पागल बना देता है, और अनोखी और दुर्लभ रेयर चीज़ों पाने की कोशिश लोगों का बर्ताव, लोगों का कंडक्ट इविल, बुरा कर देती है। इसलिए ज्ञानी सिर्फ पेट की ज़रूरत को पूरा करता है, न कि आँखों की ख़त्म न होने वाली इच्छा को। वो आँखों की इच्छा को छोड़कर सिर्फ पेट भरने को चुनता है। 13. सम्मान और अपमान, फेवर और डिस्ग्रेस दोनों से एक जैसा डर लगता है। इज्जत, ऑनर और बड़ी मुसीबत, कैलेमिटी, दोनों को अपनी ही हालत, दोनों को पर्सनल कंडीशंस समझा जाना चाहिए। सम्मान और अपमान के बारे में ऐसा कहने का मतलब क्या है? अपमान का मतलब है एक नीची जगह, एक लो पोजीशन पर होना सम्मान मिलने के बाद। सम्मान मिलने से उसे खो जाने का डर शुरू होता है, और सम्मान खो जाने से उससे भी बड़ी मुसीबत, ग्रेटर कैलेमिटी का डर होता है। इस वजह से सम्मान और अपमान दोनों ही डरावने हैं। और इज्जत और बड़ी मुसीबत को अपनी हालत कहने का मतलब क्या है? ऑनर और कैलेमिटी को पर्सनल कंडीशंस कहने का क्या मतलब है? बड़ी मुसीबत मेरे पास शरीर होने की वजह से आती है, बॉडी। अगर मेरा शरीर ही नहीं होता तो कौन सी बड़ी मुसीबत मुझ पे आती? इसलिए जो राज्य, जो किंगडम को अपने शरीर की तरह इज्जत देता है, उसे राज्य चलाने के लिए रखा जा सकता है, और जो राज्य को उतना ही प्यार करता है जितना खुद को करता है, तो उसे राज्य सौंपा जा सकता है। 14. हम इसे देखते हैं पर दिखता नहीं है, इसलिए हम इसे संतुलित, इक्विबल कहते हैं। हम इसे सुनते हैं पर सुनाई नहीं देता, इसलिए हम इसे आवाज़ से बाहर, इनऑडिबल कहते हैं। हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर यह पकड़ में नहीं आता, इसलिए हम इसे बारीक, सटल कहते हैं। इन तीनों गुणों, इन तीनों क्वालिटीज़ की वजह से इसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसे बताया नहीं जा सकता। इसलिए हम इन तीनों को मिलाकर एक यानी वन बना देते हैं। इसका ऊपर का हिस्सा चमकदार नहीं है, ब्राइट नहीं है, और इसके नीचे का हिस्सा अंधेरा भी नहीं है। ये बिना रुके काम करता है, पर इसका नाम नहीं दिया जा सकता, और ये फिर से वापस जाकर कुछ नहीं बन जाता है। इसे ही बिना आकार का आकार, फॉर्म ऑफ द फॉर्मलेस, और जो दिखता नहीं उसकी परछाई, सेम्बलेंस ऑफ द इनविजिबल कहा जाता है। इसे ही जो रुका नहीं रहता, फ्लीटिंग, और जो पक्का नहीं है, इनडिटरमाइनेबल कहा जाता है। हम इसके सामने खड़े होते हैं पर इसका चेहरा नहीं देख पाते। हम इसके पीछे चलते हैं पर इसका पीछे का हिस्सा नहीं देख पाते। जब हम पुराने ताव को पकड़कर आज की चीज़ें संभाल सकते हैं और उसको उसी तरह पहचान लेते हैं जैसे वो शुरुआत में था, तब इसे ताव का राज समझना कहते हैं। अनविंडिंग द क्लू ऑफ ताव। 15.
पुराने ज़माने में जो ताओ के माहिर थे, जो स्किलफुल मास्टर्स थे ताओ के, वो इसके राज, इसके मिस्ट्रीज को बहुत बारीकी में समझते थे। उनकी समझ इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें जान नहीं पाते थे। क्योंकि लोग उन्हें पूरी तरह नहीं जान पाते थे, इसलिए मैं उनके दिखने का तरीका बताने की कोशिश करता हूँ। वो डरते हुए लगते थे, जैसे कोई सर्दियों में नदी में चलते हुए सिकुड़ रहा हो। वो आसपास की हर चीज से डरते हुए कंफ्यूज्ड दिखते थे। वो गंभीर दिखते थे, सीरियस, जैसे कोई मेहमान, जैसे कोई गेस्ट अपने होस्ट से संकोच कर रहा हो। वो ऐसे दिखते थे जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघल रही हो। वो सादगी वाले लगते थे, सिंपल, जैसे लकड़ी जिसे अभी कुछ बनाया नहीं गया। वो खाली एक घाटी की तरह, एक वैकेंट वैली की तरह और धीमे गंदे पानी की तरह लगते थे। कौन गंदे पानी को साफ कर सकता है? उसे शांत रहने दो, वो धीरे धीरे खुद ही साफ हो जाएगा। कौन पूरी तरह आराम की हालत को पा सकता है? रेस्ट को, मूवमेंट को होने दो, क्रिया को होने दो। धीरे धीरे खुद ही आराम की हालत आ जाएगी। जो लोग ताओ के इस तरीके को फॉलो करते हैं, वो खुद को कभी पूरा भरा हुआ, खुद को कभी फुल नहीं दिखाना चाहते। इसी वजह से वो पुराने और अधूरे लगने से नहीं डरते। 16. खाली होने की हालत, स्टेट ऑफ वैकेंसी को पूरे सीमा तक ले जाना चाहिए, अटमोस्ट डिग्री तक, और शांति को बिना थके मजबूती से संभालना चाहिए। स्टेट ऑफ वैकेंसी को अटमोस्ट डिग्री तक ले जाना चाहिए और स्टिलनेस को बिना अनवेयरिंग विगर से संभालना चाहिए। सभी चीज़ें अपने अपने प्रक्रिया, अपने अपने प्रोसेस से गुजर कर वापस अपनी असली हालत, अपनी असली ओरिजिनल स्टेट में लौट आती हैं। जब पेड़ पौधे, वेजिटेबल वर्ल्ड अच्छी तरह बढ़ने के बाद अपनी जड़ की तरफ लौटने लगते हैं, इसी जड़ की तरफ लौटने को हम शांति की हालत, स्टेट ऑफ स्टिलनेस कहते हैं। ये शांति का मतलब है कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। ये काम पूरा होने का नियम, ये काम पूरा होने का रूल हमेशा एक जैसा रहता है, बदलता नहीं। इस नियम को जान लेने वाला ज्ञानी है, इंटेलिजेंट, और जो इसे नहीं जानता वो गलत हरकत, वाइल्ड मूवमेंट्स और बुराई की तरफ जाता है। इस नियम को जानने से व्यक्ति में विशाल क्षमता, कैपेसिटी और सहनशीलता, फॉरबियरेंस आती है, और इसी सहनशीलता से सब चीज़ों के साथ अपनापन बनता है, कम्युनिटी ऑफ फीलिंग। इस अपनापन से राजाओं जैसा स्वभाव, किंगलीनेस ऑफ कैरेक्टर पैदा होता है, और जो राजा जैसा होता है वो हेवन, वो आकाश जैसा बन जाता है। जो आकाश जैसा बन जाता है उसके पास ताओ आ जाता है। जिसके पास ताओ है वो लंबे समय तक बना रहता है और अपने शरीर की जिंदगी पूरी होने तक किसी भी खराब होने, डिके होने का खतरे से बच जाता है। 17. सबसे पुराने ज़माने में, हाईएस्ट एंटिक्विटी में, लोगों को पता ही नहीं था कि उनका शासक, उनका रूलर्स हैं। उसके बाद वाले ज़माने में लोग अपने शासकों से प्यार करते थे और उनकी तारीफ करते थे। फिर अगले ज़माने में लोग उनसे डरते थे और उसके बाद वाले ज़माने में लोग उनसे नफरत करते थे। इस तरह जब शासकों में ताओ के प्रति भरोसा कम हुआ, ताओ के प्रति फेथ कम हुआ, तो लोगों का शासकों पर भरोसा भी खत्म हो गया, कम हो गया। सबसे पहले के शासक इतने अनिश्चित, इतने इरेज़ोल्यूट लगते थे कि वो बहुत कम बोलते थे, जिससे उनकी बातों की कीमत बढ़ जाती थी। उनके सारे काम और कोशिशें सफल होती थी, सक्सेसफुल, और लोग कहते थे हम जो भी हैं अपने आप हैं। 18.
जब महान ताओ को फॉलो करना बंद हो गया, वे ऑफ मेथड को फॉलो करना बंद हो गया, तब लोग दया, बेनोवलेंस और सच्चाई दिखाने लगे। जब ऐसा हुआ तब दया और सच्चाई का दिखावा शुरू हो गया, प्रिटेंड। इसके बाद जब लोग ताओ को भूल गए तब उन्होंने अच्छे होने और सच्चाई दिखाने की कोशिश की, जिसकी वजह से तेज दिमाग, क्लेवरनेस और चालाकपन, स्मार्टनेस आ गई। जब रिश्ते में असली ताओ खत्म हुआ तब लोग प्यार और सम्मान का दिखावा करने लगे। इसी वजह से व्यवस्था, इसी वजह से सिस्टम बिगड़ने लगी और लोग ताओ के बिना ही जीने लगे। 19 अगर हम अपनी समझदारी और ज्ञान को छोड़ दें, सेजनेस और विजडम को छोड़ दें, तो लोगों के लिए 100 गुना अच्छा होगा, 100 टाइम्स बेटर। अगर हम अपनी दया और भलाई को भी छोड़ दें, अगर हम अपने बेनोवलेंस और काइंडनेस को भी छोड़ दें, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पुराने ज़माने में लोग इन अच्छाइयों का दिखावा करते थे ताकि वो अपनी असली कमियों को छुपा सकें, अपने फॉल्ट्स को छुपा सकें। लेकिन अगर सीधा नज़रिया और सच्चा रास्ता हो, अगर सिंपल व्यूज़ और प्लेन एंड ट्रू वेज हों, तो लोग खुद गर्जी, तो लोग सेल्फिशनेस और बुरी इच्छाओं से बच जाएंगे। 20 जब हम सीखना छोड़ देते हैं, जब हम लर्निंग छोड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। सम्मान और अपमान दोनों ही एक जैसे डरावने हैं। रिस्पेक्ट और डिस्ग्रेस दोनों ही एक जैसे फियर्ड हैं। सब लोग जिन्हें देखो खुश और मजे में हैं, ऐसे लगते हैं जैसे किसी पार्टी का मजा ले रहे हों, या जैसे बसंत में किसी टावर पर चढ़े हों। सिर्फ मैं ही उदास और चुपचाप लगता हूँ। मेरी इच्छाएं, मेरी डिजायर्स अभी तक दिखाई नहीं दी हैं। मैं उस छोटे बच्चे की तरह हूँ जिसकी कोई इच्छा अभी तक नहीं जागी। बाकी सबके पास काम करने की जगह है, स्फीयर ऑफ एक्शन। सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो बेकार और नालायक लगता हूं, डल और इनकैपेबल, जैसे समंदर में इधर उधर तैर रहा हूं, जिसकी कहीं भी रुकने की जगह न हो। सब लोग होशियार और समझदार दिखते हैं, इंटेलिजेंट, और सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो अंधेरे में लगता हूं। वो सब लोग चीजें में फर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, और सिर्फ मैं ही हूं जो धीमा और परेशान हूं, डल और कंफ्यूज्ड। मैं ऐसा लगता हूं जैसे समुंदर में बह रहा हूं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग कुछ कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही अकेला उनके जैसा नहीं, बेकार और लाचार, हेल्पलेस हूं। 21 सबसे अच्छा रास्ता ताओ है, जो ऐसा है। इसको ना हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, पर फिर भी सारी चीजें इसी में छुपी हुई हैं। हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी सब चीजों की परछाई इसी में है। ये बहुत गहरा, अंधेरा और धुंधला है, लेकिन सारी चीजों की असली पहचान इसी के अंदर है। यह पहचान ही असली सच्चाई को छुपाए हुए है। जब ये दिखती है तभी हम इसका सच समझते हैं। ये इतना पुराना है कि हमें पता नहीं चलता कब से है, पर ये सदैव, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऑलवेज। इसकी गहराई बहुत है और ये हमेशा अंधेरा और अस्पष्ट, ऑब्स्क्योर है। इसी में सब चीज़ों की असली शक्ति, सब चीज़ों की एसेंस हमेशा रहती है। मैं इसे ताओ का गहरा और रहस्यमय, डार्क एंड मिस्टीरियस रूप समझता हूँ। 22 जो अधूरा है वो पूरा हो जाता है, जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाता है, जो खाली है वो भर जाता है, जो पुराना और घिसा हुआ है वो नया हो जाता है। जिसकी इच्छा कम है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, जिसकी इच्छा ज़्यादा है वो
अधूरा ही रहता है। जिसकी इच्छा कम है वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, कंप्लीट। इसी वजह से ज्ञानी, इसी वजह से वाइज पर्सन अपनी इच्छा को कम रखता है, इसलिए उसकी इच्छा पूरी होती है। वो सीधा होता है क्योंकि वो टेढ़ा नहीं है। वो भरा हुआ होता है क्योंकि वो खाली नहीं है। वो नया हो जाता है क्योंकि वो घिसा हुआ नहीं है। ज्ञानी खुद के लिए दिखावा नहीं कर सकता, इसलिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। वो खुद से खुश नहीं होता, इस वजह से वो दूसरों से आगे निकल जाता है। क्योंकि वो किसी से लड़ता नहीं, इसलिए कोई भी दुनिया में उससे लड़ नहीं सकता। पुराने जमाने में कहा गया था कि जो अधूरा है वो पूरा बन जाता है। ये बात फालतू नहीं है, क्योंकि असली पूर्णता, असली कंप्लीशन इसी में है। 23 कम बोलना दिखाता है कि इंसान अपनी मर्जी को फॉलो कर रहा है। आकाश यानी हेवन और धरती भी अपनी मर्जी से ही चलते हैं। उन्हें किसी ने नहीं बोला है। अगर वो भी अपनी मर्जी से काम करते हैं तो इंसान उनसे ज्यादा कैसे कर सकता है। इसलिए जब कोई ताओ को अपना काम बनाता है तो जो लोग भी ताओ को फॉलो कर रहे हैं वो उससे सहमत होते हैं, एग्री। जो लोग ताओ के रास्ते को दिखाना चाहते हैं वो भी उससे सहमत होते हैं। और जो लोग इन दोनों में फेल हो रहे हैं वो भी अपने हिसाब से उससे सहमत होते हैं। लेकिन जब उस इंसान के अंदर खुद भरोसा पूरा नहीं होता, खुद फेथ पूरा नहीं होता, तो दूसरे लोगों का भी उस पर भरोसा खत्म होने लगता है। 24 जो इंसान पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है, टिप टोस पर, वो मजबूत नहीं खड़ा हो पाता। जो पैर फैलाकर चलता है वो आसानी से नहीं चल पाता। जो खुद का दिखावा करता है वो चमकता नहीं है। जो खुद की बात पर जिद करता है उसकी इज्जत नहीं होती। जो खुद की तारीफ करता है उसकी अच्छाई लोग नहीं मानते। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है उसको बड़ा नहीं माना जाता। ताओ के नज़र से देखा जाए तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे बचा हुआ खाना, रेमनेंट्स ऑफ फूड, या शरीर पर निकली हुई फोड़ी जिसे सब लोग पसंद नहीं करते। इसलिए जो लोग ताओ का रास्ता फॉलो करते हैं वो इन चीज़ों को नहीं अपनाते। 25 एक ऐसी चीज़ थी जो साफ तौर पर पता नहीं चलती लेकिन पूरी तरह से पूर्ण थी, कंप्लीट। जो आकाश, हेवन और धरती, अर्थ के भी पहले से ही मौजूद थी। ये बहुत शांत थी, स्टिल। इसका कोई आकार नहीं था, कोई फॉर्म नहीं था। ये अकेली खड़ी थी, अलोन, और कभी बदलती नहीं थी। ये हर जगह मौजूद थी, रीचिंग एवरीवेयर, और कभी खत्म नहीं होती थी। इसको सब चीज़ों की माँ कहा जाता है, मदर। मुझे इसका नाम नहीं पता, इसलिए मैं इसे ताओ का नाम देता हूँ, रास्ता या कोर्स। और अगर और कोशिश करके मुझे नाम देना पड़े तो मैं इसे महान, द ग्रेट कहूँगा। ये महान है, ये द ग्रेट है, क्योंकि ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है, पासेस ऑन। और आगे बढ़ते हुए ये दूर चली जाती है, रिमोट। और जब बहुत दूर चली जाती है तब ये वापस आ जाती है। इसलिए ताओ महान है, ताओ द ग्रेट है। आकाश, हेवन महान है, धरती, अर्थ महान है, और ज्ञानी राजा, सेज किंग भी महान है। पूरी दुनिया में ये 4 चीजें महान हैं और ज्ञानी राजा इनमें से एक है। इंसान धरती के नियम को फॉलो करता है। धरती हेवन के नियम को फॉलो करती है, आकाश ताओ के नियम को फॉलो करता है। और ताओ का नियम ये है कि वो बस वैसा ही है जैसा वो है, बीइंग व्हाट इट इज। 26 गंभीरता ही हल्कापन की जड़ होती है, ग्रेविटी ही लाइटनेस की रूट है, शांति ही गति की मालिक है, स्टिलनेस ही मूवमेंट की रूलर है। इसलिए एक समझदार राजकुमार जो पूरा दिन चलता है, एक
वाइज प्रिंस जो पूरा दिन चलता है वो अपने सामान से ज़्यादा दूर नहीं जाता बैगेज वैगन से। उसके सामने कितनी भी चमकदार चीज़ें क्यों न हो, वो चुपचाप अपनी जगह पर ही रहता है, उन्हें देखकर भी कुछ महसूस नहीं करता। एक राजा जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो कैसे अपने राज्य के सामने हल्के ढंग से व्यवहार कर सकता है? अगर वो हल्के ढंग से लाइटली बिहेव करेगा तो वो अपनी जड़, अपनी ग्रेविटी खो देगा। और अगर वो ज़्यादा हलचल, ज़्यादा एक्टिव मूवमेंट करेगा तो अपना सिंहासन, अपना थ्रोन खो देगा। 27 जो स्किलफुल ट्रेवलर है, जो कुशल यात्री है, वो अपने पहियों, अपने व्हील्स या पैरों के निशान नहीं छोड़ता। जो कुशल बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो ऐसी कोई बात नहीं बोलता जिस पर सवाल उठ सके। जो कुशल गिनने वाला है, रिकनर है, वो हिसाब रखने के लिए कोई निशान नहीं बनाता। जो कुशल बंद करने वाला है, जो क्लोजर है, उसे ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसका बंद किया हुआ दरवाजा खोलना नामुमकिन है। जो कुशल स्किलफुल बांधने वाला है, बाइंडर, उसे रस्सी या गांठ की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग्स और नॉट्स की, पर उसका बांधा हुआ चीज खोलना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। इसी तरह एक ज्ञानी हमेशा लोगों को बचाने में कुशल होता है, इसीलिए वो किसी भी इंसान को नहीं छोड़ता। वो हमेशा चीजों को बचाने में कुशल होता है, इसलिए वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। इसी को कहते हैं अपने तरीके को छुपा लेना, हाइडिंग द लाइट ऑफ हिज प्रोसीजर। इसलिए जो कुशल है, जो स्किल्ड है, वो उसके लिए गुरु है, मास्टर है जो कुशल नहीं है। और जो कुशल नहीं है, वो कुशल होने की इज्जत को बढ़ाने वाला है। अगर एक अपने गुरु की इज्जत न करे और दूसरा अपने मददगार से खुश न हो, तो भी कोई समझदार आदमी दोनों को लेकर गलती कर सकता है। इसी को सबसे गहरा राज कहते हैं। 28 जो अपनी पुरुषार्थ, मैनहुड से स्ट्रेंथ की शक्ति को जानता है, लेकिन फिर भी अपनी कोमलता, फिबलीनेस को बनाए रखता है, वही एक नदी की तरह होता है जिसमें सब नदियां मिलती हैं और पूरी दुनिया उसके पास आती है। ऐसे व्यक्ति में एक लगातार गुणवत्ता, एक कांस्टेंट एक्सीलेंस बनी रहती है, और वो एक निष्कलंक, फ्री फ्रॉम ऑल स्टेन्स बच्चे की तरह होता है, जो जानता है कि सफ़ेदी, वाइट का अट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को काले में छुपा के रखता है। वो विनम्रता, वो ह्यूमिलिटी का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, और उसकी ये विनम्रता पूरी दुनिया के सामने होती है। ऐसे व्यक्ति में एक अटल गुणवत्ता होती है, एक अनचेंजिंग, और वो फिर से मनुष्य के असली स्वभाव में लौट आता है, फर्स्ट स्टेट में। जो जानता है कि महिमा का चमकना क्या होता है, ग्लोरी, लेकिन फिर भी वो अपमान से प्यार करता है बिना किसी डर के। उसका अस्तित्व एक विशाल मैदान जैसा होता है जहां दुनिया भर के लोग आकर मिलते हैं। उसकी अमर गुणवत्ता, अनचेंजिंग, अपनी कहानी पूरी करती है, और हम उसमें एक सादा और निर्दोष, सिंपल इन्फेंट को देखते हैं। एक आकृत पदार्थ, एक अनरॉट मटेरियल जब काटा और बांटा जाता है तभी उससे उपयोगी बर्तन बनते हैं। एक ज्ञानी जब किसी एम्प्लॉयमेंट, किसी पद में होता है तो वो सभी अधिकारियों का नेता बन जाता है, लेकिन अपने सबसे बड़ी नीतियों में भी, अपने ग्रेटेस्ट रेगुलेशंस में भी वो कभी भी कठोर उपाय का इस्तेमाल नहीं करता, वायलेंट मीन्स का। 29 अगर कोई इंसान राज्य को अपना बनाने की इच्छा रखता है और अपने कामों से इसको हासिल करना चाहता है,
तो मुझे लगता है कि वो कभी सफल नहीं होगा। राज्य एक आत्मा की तरह है, स्पिरिट लाइक, जिसे जबरदस्ती करके पाना मुमकिन नहीं है। जो जबरदस्ती इसको पाने की कोशिश करता है वो इसे खत्म कर देता है, और जो इसे मजबूती से पकड़ना चाहता है वो इसे खो देता है। दुनिया का नियम ही ऐसा है कि जो चीज आगे थी वो पीछे हो जाती है, जो पहले गर्म थी वो ठंडी हो जाती है, ताकत कमजोरी में बदल जाती है, और जो चीज संभाली हुई थी वो बर्बाद होकर हमारी मेहनत का मजाक उड़ा देती है। इसलिए ज्ञानी ज्यादा कोशिश, फिजूल खर्च और आसान सुख को छोड़ देता है। 30, जो इंसान एक राजा की मदद करता है ताओ के हिसाब से चलने में, वो कभी भी हथियारों की ताकत, फोर्स ऑफ आर्म से राज्य पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा करने का नतीजा हमेशा उल्टा ही होता है। जहां भी सेना रुकती है वहां कांटों और झाड़ियों का जन्म होता है। जब बड़ी सेनाएं गुजरती हैं तो बुरे दिन जरूर आते हैं। एक कुशल सेनापति, एक स्किल्ड कमांडर सिर्फ जरूरी हमला करता है और फिर रुक जाता है। वो लड़ाई को आगे बढ़ाकर राज्य पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता। वो हमला करता है लेकिन इस बात का ध्यान रखता है कि उसमें घमंड या दिखावा ना आए। वो सिर्फ तब हमला करता है जब बहुत ज़रूरी हो। वो हमला करता है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो घमंडी हो जाएगा। वो सिर्फ ज़रूरत पर ही हमला करता है और इसे अपनी शक्ति का दिखावा नहीं बनाता। 31, हथियार, आर्म्स चाहे कितने भी सुंदर हों, वो बुरी किस्मत की चीज़ें हैं और सभी प्राणियों को इनसे नफरत होती है। इसी वजह से जिन लोगों के पास ताव है वो हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। समझदार आदमी कभी भी हथियारों को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ तब इस्तेमाल करता है जब कोई और रास्ता नहीं हो, मजबूरी में। त्यौहार, फेस्टिविटी के समय लेफ्ट साइड वाली जगह लेफ्ट हैंड सबसे अच्छी मानी जाती है, और जब दुख का मौका होता है तो राइट साइड वाली जगह राइट हैंड अच्छा माना जाता है। जो लड़ाई और लोगों को मारने को पसंद करता है, स्लॉटर को जो पसंद करता है, वो कभी भी राज्य में अपनी मर्जी, अपनी विल नहीं चला सकता। जो इंसान लोगों की हत्या में खुशी लेता है उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए जो भी जंग में जीतता है उसको भी दुख के तौर तरीके के हिसाब से अपनी जगह मिलती है। 32, ताओ जो कभी बदलता नहीं, जो अनचेंजिंग है, उसका कोई नाम नहीं है। उसकी शुरुआत सादगी, प्राइमोर्डियल सिंप्लिसिटी में वो बहुत छोटा हो सकता है। जब कोई चीज़ उसके हिसाब से चलती है तब उसका एक नाम हो जाता है। एक बार जब उसका नाम बन जाता है तो लोग उसमें आराम करना सीख जाते हैं, और जब लोग उसमें आराम करना सीख लेते हैं तो वो हर तरह की असफलता से बच जाते हैं। ताओ जब शुरू में है तो उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन जब ये काम करता है तब ये अपना नाम पा लेता है। ताओ अपने आप में बदलता नहीं है और उसका कोई नाम नहीं है, पर जब ये दुनिया में काम करता है तब सब चीज़ों में बराबर फैल जाता है। जैसे बारिश बिना किसी आदमी के बताए खुद ही हर जगह बराबर गिरती है, वैसे ही ताओ भी अपने आप हर जगह पहुंचता है। इसीलिए जब लोग ताओ में रहना सीख लेते हैं तब वो कभी भी फेल नहीं होते, फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ फेलियर। 33, जो दूसरों को जानता है वो समझदार है। जो खुद को समझ लेता है वो असल में समझदार है। जो दूसरों को हरा देता है वो ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग। जो खुद को जीत लेता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, माइटी। जो अपनी हालत से संतुष्ट है वो अमीर है। जो हमेशा जोश, जो हमेशा एनर्जी के साथ काम करता है उसकी इच्छा मजबूत होती है। जो अपनी जगह की जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ता वो लंबे समय तक चलता है।
जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, उसकी जिंदगी बहुत लंबी होती है। 34 महान ताओ हर जगह फैला हुआ है। ग्रेट ताओ ये लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी। सब चीजें इसी पर निर्भर हैं पैदा होने के लिए, और कोई भी इसकी बात को टालती नहीं। जब ताओ अपना काम पूरा कर लेता है तो वो कभी ये नहीं कहता कि ये काम उसने किया है। वो सब चीज़ों को ढक लेता है जैसे कपड़ा ढक लेता है, लेकिन कभी इसका क्रेडिट नहीं लेता। ये नहीं दिखाता कि वो ये काम कर रहा है। इसी वजह से ज्ञानी भी इसी तरह से अपने बड़े बड़े काम पूरे कर लेते हैं, क्योंकि वो कभी खुद को बड़ा नहीं दिखाते, इसीलिए वो सच में बड़े काम कर लेते हैं। 35 जो व्यक्ति अपने हाथों में महान छवि रखता है, ग्रेट इमेज, जो अदृश्य ताओ का प्रतीक है, इनविजिबल ताओ का सिंबल है, उसके पास पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड खुद चल कर आती है। लोग उसके पास आते हैं और उन्हें कोई नुकसान, कोई हर्ट नहीं होता, बल्कि वहाँ उन्हें शांति, पीस, विश्राम, रेस्ट और सुकून, फीलिंग ऑफ ईज मिलता है। संगीत और स्वादिष्ट भोजन, म्यूजिक और डेंटीज एक मनुष्य को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ताओ जो शब्दों, जो वर्ड्स के माध्यम से एक्सप्रेस होता है, वो न तो किसी स्वाद, न तो किसी फ्लेवर का लगता है और न ही प्रभावित, इम्प्रेसिव दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उसका कोई मोल, कोई वैल्यू नहीं, न देखने लायक, वर्थ बीइंग लुक्ड एट, और न ही सुनने लायक, वर्थ बीइंग लिसन टू। लेकिन उसका उपयोग कभी समाप्त नहीं होता, उसका यूज कभी खत्म नहीं होता। 36 जब कोई सांस अंदर लेने वाला होता है, इंस्पायरेशन, तो पहले वो सांस बाहर निकालता है, एक्सपायरेशन। जब कोई किसी को कमजोर करना चाहता है तो पहले उसको मजबूत करता है। जब कोई किसी को गिराना चाहता है तो पहले उसको ऊपर उठाता है। जब कोई किसी से छीनना चाहता है तो पहले उसको कुछ देने का नाटक करता है। इसे अपनी चाल को छुपा लेना कहा जाता है, हाइडिंग द लाइट ऑफ हिज प्रोसीजर। नरम चीज़ें सख्त चीज़ों को हरा देती हैं, सॉफ्ट चीज़ें हार्ड चीज़ों को हरा देती हैं, और कमज़ोर लोग मजबूत लोगों को हरा सकते हैं। मछलियों को गहरे पानी से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और जो चीज़ें राज्य के फ़ायदे के लिए बनी हैं उन्हें आम लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। 37 ताओ अपनी रेगुलर चलने के ढंग में कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करता, और इसी वजह से ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वो कर नहीं सकता। अगर राजा और राजकुमार इसे अपना सकें तो सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। अगर ये बदलाव मेरे इच्छा बन जाए, डिज़ायर, तो मैं इस इच्छा को नाम रहित सादगी, नेमलेस सिंप्लिसिटी के रूप में एक्सप्रेस करूँगा। जो सादगी बिना किसी नाम की हो, सिंप्लिसिटी विदाउट अ नेम, वो किसी भी बाहरी, किसी भी एक्सटर्नल एम से फ्री होती है, किसी भी बाहरी उद्देश्य से मुक्त होती है। जब कोई भी इच्छा नहीं होती, सब कुछ शांत और स्थिर रहता है, तब हर चीज़ अपनी मर्जी से ठीक चलती है। 38 जिन लोगों के पास ताओ की सबसे ऊंची गुण थे, उन्होंने कभी दिखाने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से उनके पास ये गुण पूरी तरह थे। जिन लोगों के पास ताओ की थोड़ी कमी थी, थोड़े कम गुण थे, लोअर डिग्री थी, वो हमेशा इसे खो न देने की चिंता करते रहे, और इसी वजह से उनके पास ये पूरी तरह नहीं थी। जिन लोगों के पास सबसे ऊंचे गुण थे, उन्होंने बिना किसी इरादे, बिना किसी पर्पस के कुछ भी नहीं किया, और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। जिन लोगों के पास कम गुण थे, वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहे, और उन्हें ऐसा करना जरूरी भी लगता था। जिन लोगों के पास सबसे ऊंची दया, सबसे ज़्यादा बेनोवलेंस थी, उन्हें इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो इसे निभाते रहे। जिन लोगों के पास सबसे ऊंची सच्चाई थी,
वो हमेशा इसे दिखाने की कोशिश करते रहे और उन्हें ऐसा करना जरूरी भी लगता था। जिन लोगों के पास सबसे ऊंची मर्यादा थी वो इसे दिखाने की कोशिश करते रहे, और जब लोग उनकी बात नहीं मानते थे तो वो बल फोर्स दिखाने लगते थे। इसलिए जब ताओ खो गया तब उसके गुण, उसके एट्रीब्यूट्स सामने आई। जब गुण खो गई तब दया सामने आई। जब दया खो गई तब सच्चाई सामने आई, और जब सच्चाई खो गई तब मर्यादा सामने आई। मर्यादा यानी प्रोपराइटी सिर्फ एक आउटर फॉर्म है। असली विश्वास, गुड फेथ का पतला एक वीक रूप है, और यही अशांति, यही डिसऑर्डर की शुरुआत है। जो तेज समझ दिखाई देती है, जो स्विफ्ट अप्रीहेंशन, वो सिर्फ ताओ का एक फूल है, फ्लावर, और ये मूर्खता, ये स्टुपिडिटी की शुरुआत है। इसलिए एक महान, एक ग्रेट व्यक्ति जो असल में जरूरी है उसी को पकड़ता है, और जो सिर्फ बाहर से दिखता है उससे दूर रहता है। वो फल को महत्व देता है, ना कि सिर्फ फूलों को। इसी वजह से वो एक को छोड़ता है और दूसरे को चुनता है। 39 जो चीजें हमेशा से ताओ को पाए हुए हैं वो ये हैं। आकाश, हेवन, जो ताओ के कारण चमकदार और पवित्र है। धरती, अर्थ, जो ताओ के कारण मजबूत और स्थिर है, फर्म एंड श्योर। आत्माएं, स्पिरिट्स, जो ताओ के कारण शक्ति, पावर्स से भरी हैं। घाटियां, वैलीज, जो ताओ के कारण खाली होके भी भरी रहती हैं। सभी प्राणी, जो ताओ के कारण जीवन पाते हैं। राजकुमार और राजा, जो ताओ से एक आदर्श, एक मॉडल लेकर दूसरों को देते हैं। ये सभी ताओ का ही नतीजा है, ताओ का ही रिजल्ट है। अगर आकाश पवित्र न हो तो वो बिखर जाएगा। अगर धरती मजबूत न हो तो वो टूट और झुक जाएगी। अगर आत्माएं ताओ की शक्ति के बिना रहें तो वो जल्दी कमजोर हो जाएंगी। अगर घाटियां भरी न रहें तो सूखा उन्हें खत्म कर देगा। अगर प्राणी ताओ की जीवन शक्ति के बिना रहें तो वो मिट जाएंगे। अगर राजकुमार और राजा ताओ को मोरल स्वभाव न रखें तो चाहे वो कितने भी बड़े और ऊंचे हों वो भी खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से सम्मान की जड़ अक्सर नम्रता, ह्यूमिलिटी में होती है, और जो ऊंचाई है वो नीचापन से ही अपना संतुलन पाती है। इसी वजह से राजा महाराजा अपने आप को ऑर्फन्स, अनाथ, छोटी नीति वाले लोग और बिना केंद्रीय धुरी के रथ कहना पसंद करते हैं। क्या ये इस बात को नहीं दिखाता कि जब वो अपने आप को मामूली मानते हैं तो वही उनकी महानता की जड़ बन जाती है। जैसे एक रथ के विभिन्न हिस्सों को देखने से उसका असली उद्देश्य नहीं दिखाई देता, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी सजावट को दिखाने की चिंता नहीं करता। वो एक अनमोल रत्न की तरह चमकना नहीं चाहता, बल्कि एक सादा और आम पत्थर की तरह रहना पसंद करता है। 40 ताओ की गति विपरीत दिशा में होती है, और ताओ के महान कामों का रास्ता कमजोरी से मार्क्ड होता है, चिन्हित। सब चीजें जो इस संसार के नीचे हैं वो ताओ से पैदा हुई हैं जब वो अस्तित्व में आई और एक नाम मिला, और वो अस्तित्व भी ताओ से ही आया जो वो अभी बिना रूप और बिना नाम था, नॉन एग्जिस्टेंट और नॉट नेम्ड। 41 जो सबसे समझदार विद्वान होते हैं, स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट क्लास, जब वो ताओ के बारे में सुनते हैं तो मन लगाकर उसको अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं। जो मध्यम के विद्वान होते हैं, मिडिल क्लास, जब वो ताओ के बारे में सुनते हैं तो कभी उसे पकड़ते हैं और कभी भूल जाते हैं। जो सबसे नीचे के विद्वान होते हैं, लोवेस्ट क्लास, जब वो ताओ के बारे में सुनते हैं तो जोर से हंसते हैं।
अगर लोग ताव पर न हंसे तो वो ताव होने के लायक ही नहीं होता। इसीलिए पुराने ज्ञानी लोगों ने कहा है, जब ताव सबसे ज्यादा चमकता है तब लगता है जैसे उसमें रोशनी की कमी है। जो ताव में आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो पीछे जाता हुआ लगता है। ताव का सीधा रास्ता भी एक अजीब टेढ़ा मेढ़ा लगता है। उसकी सबसे ऊंची नीति, हाईएस्ट वर्चू, नीचे से उठती है। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती आंखों को तकलीफ देती है। जिसके पास सबसे कम होता है असल में उसके पास सबसे ज्यादा होता है। जो ताव में सबसे मजबूत है वो गरीब और नीचा लगता है। जो बिल्कुल सच है वो बदलते हुए दिखता है। सबसे बड़ा स्क्वायर भी बिना कोने के लगता है, विदाउट कॉर्नर। सबसे बड़ा बर्तन बनने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। उसकी आवाज जोर की होती है पर वो कभी कोई शब्द नहीं बोलता। वो एक बड़ी परछाई है जो सिर्फ एक छाया का भी साया लगता है। ताव छुपा हुआ है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वही ताव हर चीज को वही देता है जो उसको चाहिए और उसको पूरा, उसको कंप्लीट बनाता है। ताव ने एक को जन्म दिया, एक ने दो को जन्म दिया, दो ने तीन को जन्म दिया और तीन ने सब चीजों को जन्म दिया। हर चीज अंधकार से आती है और फिर प्रकाश, ब्राइटनेस की तरफ बढ़ती है और दोनों को शून्य की सांस के द्वारा सामंजस्य, हार्मोनाइज्ड किया जाता है। लोग जिन चीजों को पसंद नहीं करते, जैसे अनाथ, ऑर्फन्स, छोटी नीति वाले, लिटिल वर्चू, या बिना केंद्रीय चक्र वाले रथ, कैरियजेस विदाउट नेव्स, यही शब्द राजा और राजकुमार अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ चीजें तभी बढ़ती हैं जब उन्हें कम किया जाता है और कुछ चीजें तभी घटती हैं जब उन्हें बढ़ाया जाता है। जो बाकी लोग सिखाते हैं मैं भी वही सिखाता हूँ। जो लोग अत्याचारी और बहुत शक्तिशाली होते हैं वो अपनी प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरते, अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरते। यही मेरी शिक्षा का मूल बेसिस है। 43. दुनिया की सबसे नरम चीज सबसे सख्त चीज से टकराकर उसे हरा देती है। जो चीज अस्तित्व में नहीं है, जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो भी उस जगह घुस सकती है जहां कोई सुराख नहीं है। इससे मुझे समझ आता है कि बिना कुछ किए, डूइंग नथिंग विथ पर्पस, कितना बड़ा लाभ मिलता है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना शब्दों की शिक्षा को समझ पाते हैं और बिना करे, नॉन एक्शन, जो फायदा होता है, जो एडवांटेज होता है, उसका सच में लाभ उठा पाते हैं। 44. यश और जीवन, फेम और लाइफ, तुम्हारे लिए कौन ज्यादा अनमोल है? जीवन और धन, लाइफ और वेल्थ, तुम किस चीज को ज्यादा पकड़ना चाहोगे? अगर तुम अपनी जिंदगी बचा लो तो बाकी सब खो सकते हो। अगर तुम इन चीजों को बचा लो तो अपनी जिंदगी खो दोगे। तो बताओ कौन सी चीज तुम्हें ज्यादा दुख और तकलीफ दे सकती है? कौन सी चीज तुम्हें ज्यादा सॉरो और पेन दे सकती है? इसलिए समझना चाहिए कि जो सिर्फ यश के पीछे भागता है, फेम के पीछे, वो असल में उस चीज को ठुकराता है जो सच में महान है, जो सच में ग्रेट है। जो सिर्फ धन इकट्ठा करता है, वेल्थ, वो असल में सही समृद्धि खो देता है, रिचर स्टेट खो देता है। जो संतुष्ट है, कंटेंट, उसे कभी शर्मिंदा होने का डर नहीं, उसे शेम का डर नहीं। जो रुकना जानता है, नोज टू स्टॉप, उसे कभी दोष नहीं मिलता, उसे कभी ब्लेम नहीं मिलता। जो खतरे से दूर रहता है वो लंबी उम्र जीता है। 45. जो अपनी बड़ी सफलताएं, अपनी ग्रेट अचीवमेंट्स छोटी समझता है, उसकी शक्ति, उसका विगर हमेशा बना रहता है। जो सबसे भरा हुआ है, ग्रेटेस्ट फुलनेस, अगर उसे खाली माना जाए तो वो कभी थकता नहीं और हमेशा बहता रहता है।
जो सीधा है उसे टेढ़ा समझो, जो सबसे बड़ा कला है वो मामूली लगेगी, और जो बेहतरीन बोलने वाले हैं उनकी आवाज़ भी हकलाती लगेगी। लगातार गति से ठंड दूर होती है, कांस्टेंट एक्शन से कोल्ड दूर होती है, और शांति से गर्मी दूर होती है, स्टिलनेस से हीट दूर होती है। पवित्रता और शांति ही पूरी दुनिया के लिए सही नियम है। प्यूरिटी और स्टिलनेस ही ऑल अंडर हेवन के लिए करेक्ट लॉ है। 46। जब ताओ दुनिया में चलता है तो तेज दौड़ने वाले घोड़े खेती के लिए उपयोग होते हैं। जब ताओ को नज़रअंदाज किया जाता है तो युद्ध के घोड़े सीमा पर बढ़ने लगते हैं। कोई पाप इसे बड़ा नहीं कि इंसान अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी एम्बिशन को स्वीकृति, सैंक्शन दे। कोई मुसीबत इससे बड़ी नहीं कि इंसान अपनी हालत से संतुष्ट न हो। कोई कैलेमिटी इससे बड़ी नहीं कि इंसान अपनी लॉट से कंटेंट न हो। कोई गलती इससे बड़ी नहीं कि इंसान हमेशा और पाने की इच्छा करे। इसलिए जो संतुष्ट है, जो कंटेंट है, उसके पास हमेशा सब कुछ होता है। और ये संतुष्टि, ये सफिशिएंसी कभी बदलती नहीं, हमेशा रहती है, एंड्यूरिंग एंड अनचेंजिंग। 47। बिना अपने दरवाजे से बाहर निकले इंसान पूरी दुनिया को समझ सकता है। बिना अपनी खिड़की से देखे इंसान स्वर्ग के ताव को देख सकता है। जितना ज़्यादा कोई बाहर जाता है उतना ही कम वो जानता है। इसलिए ज्ञानी लोग बिना यात्रा किए ज्ञान पा लेते हैं, बिना देखे चीज़ों को उनका सही नाम दे देते हैं और बिना किसी इरादे के अपना काम पूरा कर लेते हैं। 48। जो व्यक्ति ज्ञान में लगा रहता है, लर्निंग में, वो हर दिन अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति ताव में लगा रहता है वो हर दिन अपने काम को कम करने की कोशिश करता है। वो इसे कम करता है, फिर और कम करता है, जब तक कि वो बिना किसी इरादे के कुछ भी न करे। जब वो इस स्थिति में पहुंच जाता है, इस स्टेट में, तब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वो नहीं कर सकता। जो इंसान पूरी दुनिया को अपना बना लेता है वो बिना किसी मेहनत के ऐसा करता है। अगर कोई इसको पाने के लिए ज़्यादा कोशिश करता है तो वो इस लायक नहीं होता कि उसे ये मिल सके। 49। ज्ञानी के पास कोई एक पक्का मन नहीं होता। वो लोगों के मन को अपना मन बना लेता है। जो मेरे साथ अच्छे हैं मैं उनके साथ अच्छा हूँ, और जो मेरे साथ अच्छे नहीं हैं मैं उनके साथ भी अच्छा हूँ। इस तरह सभी अच्छे बन जाते हैं। जो मेरे साथ सच्चे हैं, सिंसियर, मैं उनके साथ सच्चा हूँ, और जो मेरे साथ सच्चे नहीं हैं मैं उनके साथ भी सच्चा हूँ। इस तरह सभी सच्चे बन जाते हैं। ज्ञानी दुनिया में अनिश्चित दिखाई देता है, इनडिसाइसिव, और वो हर चीज़ से अलग रहता है, इनडिफरेंट। लेकिन सब लोग अपनी आँखों और कानों को उसकी तरफ लगाए रखते हैं और वो सबके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। 50। इंसान दुनिया में आता है और जीता है, फिर वापस जाता है और मर जाता है। हर 10 में से 3 ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को संभालते हैं, 3 ऐसे होते हैं जो मौत की तरफ बढ़ते हैं, और 3 ऐसे होते हैं जो जीने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनका जीवन जीने का तरीका ही उन्हें मौत की जगह ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को हमेशा बनाए रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह संभालना जानता है वो बिना किसी डर के सफ़र करता है। वो ज़मीन पर चलता है बिना राइनोसोरस यानी गेंडा या शेर से डर के। वो सेना के बीच जाता है बिना ढाल या हथियार से बचाव की ज़रूरत के। गेंडा उसमें अपना सींग घुसाने की जगह नहीं पाता, शेर उसमें अपना पंजे, अपने क्लॉज गड़ाने की जगह नहीं पाता, और हथियार उसके शरीर में घुसने का कोई रास्ता नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
उसके अंदर मौत के लिए कोई जगह नहीं होती। 51 सब चीज़ें ताओ से पैदा होती हैं और उसकी प्रवाह, उसका आउटफ्लोइंग ऑपरेशन से नरिश्ड होती हैं, पोषित। हर चीज़ अपनी प्रकृति, अपनी नेचर के अनुसार अपना रूप, अपना फॉर्म पाती है और अपनी परिस्थितियों, अपनी सर्कमस्टेंसेस के अनुसार पूरी होती है। इसलिए सभी चीज़ें बिना किसी अपवाद, बिना किसी एक्सेप्शन के ताओ का सम्मान करती हैं और उसके प्रवाह और उसके आउटफ्लोइंग ऑपरेशन को महान समझती हैं। ये सम्मान और महत्व देना किसी ने थोपा नहीं है, बल्कि ये अपने आप होता है। इसी तरह ताओ सब चीज़ों को जन्म देता है, उन्हें पोषित, उन्हें नरिश करता है, उन्हें उनकी पूरी वृद्धि, फुल ग्रोथ तक ले जाता है, उनका पालन करता है, उन्हें पूरा करता है, उन्हें मैच्योर, परिपक्व करता है, उन्हें बनाए रखता है और उन्हें हर जगह फैला देता है। वो सब चीज़ें बनाता है लेकिन उन्हें अपना होने का दावा नहीं करता। वो उन्हें उनकी प्रक्रियाओं से गुजरने देता है लेकिन अपनी शक्ति का दिखावा नहीं करता। वो उन्हें परिपक्व, उन्हें मैच्योर बनाता है लेकिन उन पे कभी नियंत्रण, कभी कंट्रोल नहीं रखता। इसी को ताओ का गोपनीय, मिस्टीरियस काम कहा जाता है। 52 ताओ ही वो है जिससे पूरी दुनिया जन्म लेती है और इसलिए इसे सबकी माता, सबकी मदर कहा जाता है। जब हम माता को पहचान लेते हैं तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि उसके संतान, उसके चिल्ड्रन कैसे होने चाहिए। जब कोई समझ जाता है कि वो अपनी माँ का पुत्र है, अपनी माता का संतान है और अपने अंदर की माँ के गुण को संभालता है, अपने अंदर के माँ की क्वालिटीज़ को संभालता है, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी किसी भी संकट, किसी भी पेरिल से बचाकर जीता है। अगर वो अपना मुंह बंद रखता है और अपने नाक के द्वार को बंद रखता है तो उसकी ज़िंदगी बिना किसी कठिन मेहनत के निकलती है। लेकिन अगर वो अपना मुंह खोलता है और अपनी सांस को सिर्फ अपने कामों को बढ़ाने में लगाता है तो उसकी ज़िंदगी में सुरक्षा, सेफ्टी कभी नहीं होती। जो छोटी चीज़ों को समझ लेता है वो सच में समझदार होता है। जो नरम और कोमल चीज़ों की रक्षा करता है वो असल में मजबूत होता है। जो अपनी रोशनी, अपनी लाइट का सही उपयोग करता है और उसकी जड़ उसके सोर्स तक लौट जाता है, वो अपने शरीर को हर तकलीफ से बचा लेता है और जो कभी नहीं बदलता उसे दुनिया की नज़र से छुपा लेता है। 53 अगर मुझे अचानक लोग जानने लगे और मुझे महान ताओ के अनुसार शासन, गवर्नमेंट चलाने का दायित्व मिल जाए तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डराएगी वो होगा घमंड भरा दिखावा, बोस्टफुल डिस्प्ले। महान ताओ, ग्रेट वे बिल्कुल सीधा, लेवल और आसान, इजी है, लेकिन लोग हमेशा टेढ़े रास्ते पसंद करते हैं। वो अपने महल और आंगन को सुंदर और साफ रखेंगे लेकिन उनके खेत बेकार और अच्छे से उपजाए बिना पड़े रहेंगे और उनके अनाज के भंडार, उनके ग्रीनरीज खाली रहेंगी। वो महंगी और सजा धजा कपड़े पहनेंगे, अपनी कमर में तेज तलवार लगाएंगे, ज़्यादा खाना पीना, पैम्पर देमसेल्व्स इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग करेंगे और अपने पास अनेक संपत्ति रख लेंगे। ऐसे राजा असली में चोर और घमंडी कहलाने चाहिए। ये सब कुछ ताओ के बिल्कुल विपरीत है। 54 जो व्यक्ति ताओ के अनुसार कुछ लगाता है उसको कभी उखाड़ा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति अपने मजबूत हाथों से किसी चीज़ को थाम लेता है उससे वो कभी छीना नहीं जा सकता। उसकी संतान उसकी विरासत को आगे बढ़ाएंगी और उसकी याद में हमेशा समर्पण दिए जाएंगे, सेक्रीफाइसेस। जब कोई ताओ को अपने अंदर ध्यान से रखता है तो वो हमेशा शक्ति से भरा रहता है, विगर से। जब कोई परिवार ताओ के नियम से चलता है तो वहाँ धन और समृद्धि बढ़ती है। जिस बस्ती में ताओ फैलता है वहाँ तरक्की होती है।
और जब ताओ पूरे राज्य, पूरे स्टेट में दिखाई देता है तो वहाँ हमेशा अच्छा भाग्य होता है। अगर ताओ को पूरे देश में अपनाया जाए तो सभी लोग उन्नति करेंगे। ये असर व्यक्ति, परिवार, पड़ोस, राज्य और पूरे देश में दिखाई देगा। 55 जिसके अंदर ताओ के गुण भरी हुई होती हैं वो एक निर्दोष शिशु की तरह होता है, इनोसेंट इन्फेंट की तरह। जहरीले कीड़े उसे नहीं काट सकते, जंगली जानवर उसे नहीं पकड़ सकते, शिकार करने वाले पंछी उस पर हमला नहीं करते। एक शिशु की हड्डियां कमज़ोर होती हैं और उसके मांसपेशियां नरम होती हैं, लेकिन फिर भी उसकी पकड़ मजबूत होती है। उसे अभी तक नर मेल और नारी फीमेल के मिलन का ज्ञान नहीं होता, फिर भी उसका शरीर प्राकृतिक रूप से सक्रिय, एक्साइटेड हो सकता है, जो दिखाता है कि उसका शरीर अपने शुद्ध, अपने प्योर रूप में है। वो पूरा दिन रोता रहता है पर उसका गला बैठता नहीं, जो दिखाता है कि उसके शरीर में पूरी हार्मनी है। जिस व्यक्ति को ये हार्मनी, ये समानता समझ आती है, उसको ताओ का रहस्य, ताओ का सीक्रेट दिखाई देता है। और जो इस ज्ञान को पा लेता है उसमें असली बुद्धि, असली विजडम की स्थापना हो जाती है। जो भी कलाएं, जो भी आर्ट्स जीवन को बढ़ाने के लिए की जाती हैं वो गलत दिशा में भी जा सकती हैं। जब मन, जब माइंड, जीवन शक्ति, वाइटल ब्रेथ को तेज करने लगता है तो वो झूठी ताकत होती है और इस पर हमें शोक मनाना चाहिए। जब कोई चीज़ बहुत मजबूत हो जाती है तो वो बूढ़ी होने लगती है और यही ताओ के विपरीत है। जो भी ताओ के विपरीत होता है वो जल्दी समाप्त हो जाता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। 56 जो व्यक्ति ताओ को जानता है वो उसके बारे में बोलने की इच्छा नहीं रखता, और जो हमेशा ताओ के बारे में बोलने के लिए तैयार रहता है वो असल में ताओ को जानता ही नहीं। जो सच में ताओ को समझता है वो अपना मुंह बंद रखता है और अपनी सांस को शांत करता है। वो अपनी तीखी बातें नरम कर लेता है और जो चीज़ें उलझी हुई होती हैं उन्हें सुलझा लेता है। वो अपनी चमक को हल्का करता है और अपने आप को दूसरों की अंधकार के साथ एग्रीमेंट, समन्वित करता है। इसे ही रहस्यमयी समन्वय, मिस्टीरियस एग्रीमेंट कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ न तो अधिक निकटता, फेमिलियरिटी से व्यवहार किया जा सकता है और न ही उससे दूरी रखी जा सकती है। उसके लिए ना तो लाभ का कोई मतलब है और ना ही हानि का, इंजरी का। उसके लिए ना तो नोबिलिटी, श्रेष्ठता का कोई अर्थ है और ना ही तुच्छता का, मीनलेस का। वही सबसे उचित, सबसे नोबलिस्ट व्यक्ति है जो पूरे संसार में स्थित है। 57 राज्य को नियम से चलाया जा सकता है। युद्ध के हथियार चतुराई से चलाए जा सकते हैं, लेकिन एक पूरा देश सिर्फ बिना किसी जबरदस्ती और बिना किसी इरादे, बिना किसी पर्पस के अपना बनाया जा सकता है। मुझे ये कैसे पता? इन बातों से। जितने ज़्यादा नियम और प्रतिबंध होंगे, प्रोहिबिटिव इनेक्टमेंट्स, उतनी ही ज़्यादा गरीबी लोगों में बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा चीज़ें लोगों के लाभ के लिए बनाई जाएंगी उतना ही राज्य और परिवार में अशांति बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा चतुराई लोग सीखेंगे उतनी ही नए और अजीब चालाकियाँ सामने आएंगी। जितनी ज़्यादा कानून और नियम दिखाए जाएंगे उतने ही ज़्यादा चोर और लुटेरे होंगे। इसलिए एक ज्ञानी ने कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा और लोग खुद बदल जाएंगे। मैं शांत रहूँगा और लोग अपने आप सुधर जाएंगे। मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करूँगा और लोग अपने आप संपन्न हो जाएंगे, रिच। मैं कोई महत्वाकांक्षा, मैं कोई एम्बिशन नहीं रखूँगा और लोग अपने आप अपनी असल सादगी, अपनी प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी को पालेंगे। 58 जो सरकार सबसे कम समझदार लगती है वो अक्सर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा भला करती है।
जो सरकार हर चीज में दखल देती है वो सिर्फ नुकसान करती है और निराशा डिसअपॉइंटमेंट लाती है। दुख यानी मिजरी, उसके बिल्कुल पास ही सुख यानी हैप्पीनेस होता है। सुख यानी हैप्पीनेस, उसके नीचे दुख यानी मिजरी छुपी होती है। कौन जानता है कि आखिर में क्या होगा? क्या हमें सुधार को बंद कर देना चाहिए, करेक्शन को? जो सुधार, जो करेक्शन होता है वो घूम कर बिगड़ सकता है, और जो अच्छा लगता है वो पलटकर बुरा भी हो सकता है। लोग इस भ्रम में बहुत समय से जी रहे हैं। इसलिए ज्ञानी एक स्क्वायर की तरह होता है जो किसी को काट नहीं सकता। वो एक कोने की तरह होता है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। वो सीधा है पर बिना जरूरत के कुछ नहीं करता। वो चमकदार है पर किसी की आंखों को चुंधियाता नहीं। डज नॉट डेजल। 59 ह्यूमन लाइफ को सही दिशा देने और हेवेनली फोर्सेस की सेवा करने के लिए, मनुष्य जीवन को सही दिशा देने और आकाशिक शक्तियों की सेवा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ संतुलन है, मॉडरेशन। सिर्फ इस संतुलन के द्वारा ही इंसान अपनी प्राकृतिक, अपनी नॉर्मल स्थिति में जल्दी वापस आ सकता है। ये जो प्राकृतिक स्थिति में लौटना है, इसे मैं ताओ के गुण, एट्रीब्यूट्स का लगातार इकट्ठा होना कहता हूँ। जब ये गुण लगातार बढ़ने लगते हैं तो हर रुकावट अपने आप मिटने लगती है। सब्जुगेशन, इस सब्जुगेशन की कोई सीमा नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। और जब इंसान इस सीमा को नहीं जानता तब वो एक राज्य का रूलर बन सकता है। जिसके पास राज्य की जड़ होती है, मदर ऑफ द स्टेट, वो लंबा समय तक टिक सकता है। उसकी स्थिति उस पौधे की तरह होती है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं और उसका तना मजबूत होता है। यही तरीका है किसी चीज को लंबी उम्र तक बनाए रखने का। 60 एक बड़े राज्य को चलाना, एक ग्रेट स्टेट को चलाना एक छोटी मछली पकाने जैसा है, स्मॉल फिश कुकिंग जैसा। अगर राज्य ताओ के अनुसार गवर्न किया जाए तो जो लोग गुजर चुके हैं वो अपनी आत्मशक्ति नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि उनके पास आत्मशक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन वे उसे इंसानों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एक ज्ञानी शासक, एक रूलिंग सेज भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाता। जब दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते तो उनका अच्छी प्रभाव, उनका गुड इन्फ्लुएंसेस मिलकर ताओ की शक्ति, ताओ की वर्चू में समा जाती हैं। 61 एक ग्रेट स्टेट, एक महान राज्य वही बनता है जो नीचे बहती हुई नदी की तरह होता है, जिसमें सब छोटे राज्य समा जाते हैं। जैसे एक स्त्री हमेशा एक पुरुष पर शांति के माध्यम से विजय पाती है, वैसे ही एक महान राज्य अपनी नम्रता, अपने अबेसमेंट से सबको अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए एक बड़ा राज्य जब छोटे राज्य के समक्ष झुकता है तो वो उन्हें अपने साथ मिला लेता है, और एक छोटा राज्य जब एक बड़े राज्य के समक्ष झुकता है तो वो उसकी दया और सुरक्षा पा लेता है। एक तरफ नम्रता, अबेसमेंट, नए मित्र बनाने में मदद करती है, तो दूसरी तरफ यही नम्रता दूसरों का विश्वास जीतने में मदद करती है। एक बड़ा राज्य का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, लोगों को एक साथ लाना और उनका पालन पोषण, उनका नरिश करना। और एक छोटा राज्य का सिर्फ एक ही इच्छा होती है, एक बड़े राज्य का हिस्सा बनना और उसकी सेवा करना। दोनों अपनी इच्छा, दोनों अपने डिजायर को पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक बड़े राज्य को पहले नम्रता, अबेस इटसेल्फ, सीखनी पड़ती है। 62 ताओ सभी चीज़ों में सबसे ऑनर्ड जगह रखता है, सबसे आदरणीय। कोई भी खजाना, कोई भी ट्रेजर एक अच्छे व्यक्ति, एक गुड मैन को इतनी सम्मान की शोभा, इतनी रिच ग्रेस नहीं दे सकता जितनी ताओ देता है। अगर कोई बुरा व्यक्ति हो तो ताओ उसका भी गार्ड करता है, उसका भी रक्षा करता है और
उसकी बुराइयों को धीरे धीरे मिटाता है। ताओ के अद्भुत शब्द, ताओ के एडमायरेबल शब्द किसी भी व्यक्ति को ऑनर दिलवा सकते हैं, सम्मान दिलवा सकते हैं। ताओ के अद्भुत कर्म, एडमायरेबल डीड्स किसी भी इंसान को दूसरों से ऊंचा, एबव अदर्स बना सकते हैं। जो बुरे लोग होते हैं, ताओ उन्हें भी छोड़ता नहीं। इसलिए जब एक राजा अपने स्वर्ग पुत्र, सन ऑफ हेवन के पद पर होता है और उसके पास अपने 3 प्रमुख मंत्री होते हैं, 3 ड्यूकल मिनिस्टर्स, तो चाहे एक राजकुमार अपनी रियासत का सबसे बड़ा सम्मान भेज दे जो दोनों हाथों में समा सके, और साथ ही रथ का बड़ा उपहार भेज दे, फिर भी यह सब उस ताओ की एक सीख के बराबर नहीं होगा जो एक व्यक्ति अपनी नीलिंग की स्थिति में, घुटनों के बल बैठने की स्थिति में प्रेजेंट कर सकता है। तो आखिर एंशिएंट लोग ताओ को इतना महत्वपूर्ण, इतना वैल्यूएबल क्यों मानते थे? क्या ये इसलिए नहीं था कि जो इसे खोजने की कोशिश करता है वो इसे पा सकता था, और जो दोषी होता था वो इसके द्वारा अपने पापों से मुक्त हो सकता था? यही वजह है कि पूरे संसार में ताओ को सबसे अमूल्य, मोस्ट वैल्यूएबल माना जाता है। 63 ताओ का मार्ग, वे ऑफ द ताओ, ये है बिना किसी इरादे के कर्म करना, बिना थिंकिंग के एक्ट करना, बिना किसी परेशानी के काम संभालना, बिना किसी विशेष स्वाद, फ्लेवर को समझे उसका आनंद लेना। जो छोटी चीज़ें हैं उन्हें महान, उन्हें बड़ा, उन्हें ग्रेट समझना, और जो कम है उसे बहुत समझना। और जो हानि पहुंचाता है, जो इंजरी पहुंचाता है, उसे दया के साथ बदला देना। जो ताओ का मास्टर है वो जो कठिन चीज़ें आने वाली हैं उनका पहले से अनुमान लगा लेता है जब वो आसान होती हैं। जो छोटी चीज़ें हैं उन्हें तभी संभाल लेता है जब वो अभी ग्रो नहीं हुई होती, विकसित नहीं हुई होती। दुनिया में जितनी भी कठिन चीज़ें हैं वो कभी न कभी आसान अवस्था में होती हैं, और जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, ग्रेट चीज़ें हैं, वो कभी न कभी एक छोटी शुरुआत से आई होती हैं। इसलिए एक ज्ञानी, एक सेज कभी किसी महान काम का दिखावा नहीं करता, लेकिन इसी वजह से वो सबसे महान चीज़ें करने में सफल होता है। जो व्यक्ति बिना सोचे वादा करता है, लाइटली प्रॉमिसेस, वो अपनी फेथ को तोड़ देता है। और जो हमेशा चीज़ें आसान समझता है वो एक दिन उन्हें कठिन पाता है। इसीलिए एक ज्ञानी हर चीज़ में कठिनाई देखता है, चाहे वो आसान क्यों न लगे, और इसी वजह से वो कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करता। 64 जो चीज़ स्थिर, एट रेस्ट होती है उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। जिस चीज़ का अभी प्रेजेंस होना बाकी है उसके लिए पहले ही तैयारी करना आसान होता है। जो चीज़ नाजुक होती है वो जल्दी टूट जाती है, जो चीज़ बहुत छोटी होती है वो जल्दी बिखर जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ के होने से पहले ही उस पर ध्यान देना चाहिए, और डिसऑर्डर होने से पहले ही उसका समाधान, उसका ऑर्डर बना लेना चाहिए। एक बड़ा पेड़ जो पूरी बाहों में समा नहीं सकता वो एक छोटी कली से ही उगा था। एक 9 मंजिला मीनार सिर्फ एक छोटी मिट्टी के ढेर से शुरू हुआ था, और 1000 ली की यात्रा सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। जो व्यक्ति किसी छुपी मनसा, अल्टीरियर पर्पस से काम करता है वो नुकसान पहुंचाता है। जो किसी चीज़ को इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करता है वो आखिर में उसे खो बैठता है। लेकिन एक ज्ञानी, एक सेज बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, इसलिए कोई नुकसान नहीं करता। बिना किसी मोह, बिना किसी अटैचमेंट के किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, इसलिए कभी उसका नुकसान नहीं होता। लोग अपने कामों को तभी खराब कर देते हैं जब वो सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं। अगर वो शुरुआत जितना ही ध्यान अंत में भी देते तो वो अपनी सफलता को नष्ट नहीं करते, रुइन नहीं करते। इसलिए एक ज्ञानी उन चीज़ों की इच्छा, डिज़ायर करता है जिसकी दूसरे लोग नहीं करते। वो उन्हीं चीज़ों को सीखने में विश्वास रखता है जिसे दूसरे लोग आँखों से गुजार चुके होते हैं।
इस तरह वो प्रकृति नेचर के हर विकास हर डेवलपमेंट में मदद करता है और बिना किसी छुपी मंशा अल्टीरियर पर्पस के कुछ भी करने से बचता है। 65 पुराने समय के ज्ञानी लोग जब उन्होंने ताओ का पालन किया तो उनका उद्देश्य उनका पर्पस लोगों को ज्ञान एनलाइटन देना नहीं था, बल्कि उन्हें सीधा साधा और अनजान बनाए रखना था। लोगों पर शासन गवर्न करना मुश्किल तब होता है जब उनके पास ज़्यादा ज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि अपनी विजडम का इस्तेमाल करके एक राज्य को चलाने की कोशिश करता है वो असल में उस राज्य के लिए एक परेशानी बन जाता है। लेकिन जो बिना अपनी बुद्धि का दिखावा किए शासन करता है वो राज्य के लिए एक वरदान एक ब्लेसिंग बन जाता है। जो व्यक्ति इन दोनों बातों को समझता है वो इन्हीं को अपना नमूना अपना मॉडल और नियम रूल बना लेता है। इस मॉडल और नियम को समझने की क्षमता एबिलिटी मिस्टीरियस एक्सीलेंस कहलाती है। ऐसी मिस्टीरियस एक्सीलेंस गहरी डीप और दूर तक पहुंचने वाली फार रीचिंग होती है। यह व्यक्ति को दूसरों से अलग दिखाती है, लेकिन आखिर में सब लोग उसी के अनुसार चलने लगते हैं। ग्रेट कन्फर्मिटी। 66 नदियाँ और समुंदर सभी घाटियों का सम्मान करते हैं और भेंट इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वो सबसे नीचे रहने में कुशल होते हैं, स्किल्ड। इसी वजह से वे सबके राजा बन जाते हैं। एक ज्ञानी शासक एक सेज रूलर भी इसी तरीके से व्यवहार करता है। अगर वो लोगों से ऊपर रहना चाहता है तो अपनी बातों में खुद को उनसे नीचे रखता है। अगर वो लोगों के आगे रहना चाहता है तो वो अपने व्यक्तित्व अपने पर्सन को उनके पीछे रखता है। इस प्रक्रिया इस प्रोसेस में चाहे वो उनसे ऊपर हो लोग उसका बोझ महसूस नहीं करते, चाहे वो उनसे आगे हो लोग उसे अपने लिए नुकसान नहीं समझते। इसी वजह से पूरी दुनिया ऑल इन द वर्ल्ड उसकी तारीफ करते हैं और उसे कभी थकती नहीं, क्योंकि वो किसी से टकराता नहीं, इसलिए कोई भी उसे टकरा नहीं सकता। 67 दुनिया के लोग कहते हैं कि मेरा ताओ महान है, मेरा ताओ ग्रेट है, लेकिन फिर भी ये दूसरे शिक्षा पद्धतियों सिस्टम्स ऑफ टीचिंग से कमज़ोर लगता है। लेकिन असल में यही ताओ की महानता है जो इसे अलग बनाती है। अगर ये भी किसी दूसरे व्यवस्था सिस्टम की तरह होता तो कब का इसका छोटा होना सबको दिख गया होता। मेरे पास 3 प्रीशियस अमूल्य चीज़ें हैं जिन्हें मैं महत्वपूर्ण प्राइज मानता हूँ और मजबूती से पकड़ कर रखता हूँ। पहला नम्रता जेंटलनेस, दूसरा संयम इकोनॉमी, तीसरा दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा से दूर रहना। नम्रता जेंटलनेस के साथ मैं सच्चे अर्थ में साहसी बोल्ड बन सकता हूँ। संयम के साथ मैं सच्चे अर्थ में उदार लिबरल बन सकता हूँ और दूसरों से पहले आने की इच्छा से दूर रहकर मैं सबसे उचित सम्मान हाईएस्ट ऑनर का योग्य बर्तन वेसल बन सकता हूँ। लेकिन आज के समय में लोग नम्रता जेंटलनेस छोड़कर केवल साहसी बोल्ड बनना चाहते हैं। वो संयम छोड़कर केवल उदार बनना चाहते हैं। वो पीछे रहने की जगह सिर्फ सबसे आगे आना चाहते हैं। और इसका परिणाम इसका रिजल्ट क्या होता है? मौत, डेथ। नम्रता सबसे कठोर युद्ध में भी जीत दिलाती है और मजबूती से अपनी जगह बनाए रखती है। स्वर्ग हेवन उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो नम्रता रखता है और उसी की नम्रता उसका सुरक्षा करती है। जो इंसान ताओ के युद्ध में कुशल है वो कभी लड़ाई वाला रूप नहीं दिखाता। जो सबसे अच्छे इरादे से लड़ता है वो कभी गुस्सा नहीं करता। जो हरा देता है फिर भी अपने शत्रु से दूर रहता है। जिसके आदेश जिसके कमांड्स लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं वो फिर भी अपनी कला को नम्रता से करता है, हम्बली। इसलिए हम कहते हैं वो कभी टकराता नहीं और इसी में उसकी असली शक्ति है। हम ये भी कहते हैं वो लोगों की इच्छा को ऐसे मोड़ देता है कि वो सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। हम ये भी कहते हैं उसके लक्ष्य उसके एंड्स आसमान जैसे हैं, हेवन जैसे, और पुराने ज्ञानी सेज ऑफ ओल्ड से ज़्यादा चमकदार है। 69
युद्ध कला आर्ट ऑफ वॉर के एक महान ज्ञाता, एक बड़े मास्टर ने कहा, मैं कभी पहला वॉर करने का साहस नहीं करता। मैं हमला करने के बजाय रक्षा करना पसंद करता हूँ। मैं 1 इंच आगे बढ़ने का साहस नहीं करता। मैं 1 कदम पीछे हटना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसे कहा जाता है वहाँ सेना सजाना जहाँ कोई सेना न हो, वहाँ हथियार उठाना जहाँ कोई हथियार न हो, वहाँ वेपन पकड़ना जहाँ कोई वेपन न हो, और एनिमी के विरुद्ध आगे बढ़ना जहाँ कोई एनिमी न हो। सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ी कैलेमिटी बिना सोचे युद्ध में उतर जाना है। ऐसा करना नम्रता, जेंटलनेस जैसे प्रेशियस गुण को खो देने के समान है। इसलिए जब 2 हथियार एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो वही व्यक्ति जीतता है जो युद्ध की इस स्थिति को सबसे ज्यादा दुख के साथ देखता है। 70 मेरी बातें समझना बहुत आसान है और उन्हें अपने ज़िंदगी में लाना भी बहुत आसान है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो इन्हें सच में समझ सके और इन्हें अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह अपना सके। मेरी बातों में एक मूल सिद्धांत, ओरिजिनेटिंग एंड ऑल कॉम्प्रिहेंडिंग प्रिंसिपल है, और जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उनके लिए एक स्पष्ट नियम है, एक अथॉरिटेटिव लॉ। लेकिन लोग इन्हें नहीं समझते और इसी वजह से लोग मुझे भी नहीं समझ पाते। जो लोग मुझे समझते हैं वो बहुत कम हैं और इसी वजह से जो मुझे समझता है उसके लिए मैं और भी महत्वपूर्ण बन जाता हूँ और भी प्राइज्ड। इसी तरह एक ज्ञानी, एक सेज बाहर से एक साधारण, एक पुअर कपास का वस्त्र, एक हेयर क्लॉथ पहनता है, लेकिन अपने हृदय में अपने हार्ट में एक अमूल्य रत्न रखता है। 71 जो जानता है पर फिर भी समझता है कि वो नहीं जानता, वो सबसे ऊंचा ज्ञान है, हाईएस्ट अटेनमेंट। जो नहीं जानता लेकिन सोचता है कि वो सब जानता है, ये एक बड़ी बीमारी है, एक डिजीज। अगर कोई इस बीमारी के होने का दुख महसूस करता है तो वही उसे बचा सकती है। एक ज्ञानी, एक सेज के पास ये बीमारी नहीं होती। वो जानता है कि इस अहंकार, इस ईगो से होने वाली तकलीफ कभी अलग नहीं हो सकती, इसलिए वो इससे दूर रहता है। 72 जब लोग उस चीज़ से नहीं डरते जिससे उन्हें डरना चाहिए तो वही सबसे बड़ा संकट उनके ऊपर आ जाता है। इसलिए लोगों को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बिना सोचे भोग विलास, इंडल्जेंस नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसे नहीं जीना चाहिए जैसे कि उनका जीवन जिसमें वो निर्भर हैं, डिपेंड हैं, उससे वो थक गए हैं। अगर वो ऐसे भोग विलास से बचे रहेंगे तो उनमें जीवन से थकने की भावना, वियरीनेस कभी नहीं आएगी। इसीलिए एक ज्ञानी, एक सेज सब कुछ अपने अंदर जानता है लेकिन कभी अपना ज्ञान, अपना नॉलेज दिखाता नहीं। वो सबको प्रेम करता है लेकिन अपनी महानता, अपनी ग्रेटनेस का दिखावा नहीं करता। इसी तरह वो अहंकार को छोड़कर, अपने ईगो को छोड़कर सीधापन, सिंप्लिसिटी और नम्रता, ह्यूमिलिटी को अपनाने का चुनाव, अपनाने का चॉइस करता है। 73 जो व्यक्ति अपनी बोल्डनेस, अपनी साहसिकता का प्रदर्शन गलत काम करने में करता है और नियम और लॉज का उल्लंघन करता है, उसका अंत हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बोल्डनेस का प्रदर्शन इस बात में करता है कि वो गलत काम करने का साहस नहीं करता, तो वो लंबी जिंदगी जीता है। इन दोनों सिचुएशंस में एक फायदेमंद लगती है और दूसरी नुकसानदायक, इंजूरियस। लेकिन जब स्वर्ग, जब हेवन अपनी क्रोध, अपनी एंगर से किसी व्यक्ति को सजा देता है, क्या कोई उसके कारण को पूरी तरह समझ सकता है? इसी वजह से एक ज्ञानी इस क्वेश्चन पर कठिनाई महसूस करता है। स्वर्ग, हेवन का तरीका ये है कि वो कभी किसी से लड़ता नहीं, फिर भी हर जीत सकता है। वो बिना बोले भी हर प्रश्न का उत्तर ले सकता है। वो किसी को बुलाता नहीं लेकिन लोग स्वयं उसके पास आ जाते हैं। स्वर्ग का संकेत शांत होते हैं लेकिन उसकी योजनाएं बहुत कुशल, स्किलफुल और प्रभावी, इफेक्टिव होती हैं। स्वर्ग का जाल, नेट ऑफ हेवन, बहुत बड़ा है। उसकी जालियां दूर दूर तक फैली हुई हैं लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ उससे बच नहीं सकती। 74 जब लोगों को मौत का डर नहीं होता
तो फिर उन्हें मौत का डर दिखाने का क्या मतलब? अगर लोग हमेशा मौत के डर रखते और मैं हमेशा गलत काम करने वालों को पकड़कर सजा देता, तो कौन हिम्मत करता गलत काम करने की? हमेशा एक शक्ति होती है जो मौत देने का फैसला करती है। जो व्यक्ति उस शक्ति का स्थान पर खुद मौत देने की कोशिश करता है, उसकी तुलना एक ऐसे आदमी से की जा सकती है जो एक महान कारीगर, ग्रेट कारपेंटर की जगह अपने हाथों से लकड़ी काटने लगता है। बहुत ही कम होता है कि जो आदमी ये काम एक महान कारीगर की जगह करता है वो अपने ही हाथ न काट ले। 75 लोग भूखमरी से इसलिए पीड़ित होते हैं, फेमिन से, क्योंकि उनके अधिकारी उनसे अत्यधिक टैक्सेस वसूल करते हैं, एक्सेसिव टैक्सेस। यही वजह है कि लोगों को भूखमरी झेलनी पड़ती है। लोगों पर गवर्न करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अधिकारी उनकी जिंदगी में ज्यादा दखल देते हैं। यही वजह है कि लोगों को गवर्न करने में कठिन हो जाता है। लोगों के लिए जीवन का इम्पोर्टेंस कम हो जाती है क्योंकि जीने के साधन, मीन्स ऑफ लिविंग पाने के लिए उनको अत्यधिक मेहनत, ग्रेट लेबर्स करनी पड़ती है। यही वजह है कि उन्हें जीवन की चिंता कम होती है और मौत का डर उनके लिए निरर्थक हो जाता है। इसलिए जीवन का महत्व को बढ़ाने से अच्छा है उसके मामले में चिंता ही न करना। 76 जब इंसान जन्म लेता है तो वो नरम और कमज़ोर होता है, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तब वो कठोर और मजबूत हो जाता है। यही लॉ ऑफ नेचर है। सब चीज़ों के साथ ऐसा ही होता है। पेड़ पौधे जब नए होते हैं तब वो नरम और नाजुक होते हैं, और जब वो मुरझाने लगते हैं तो सूखे और कठोर हो जाते हैं। इसलिए जो चीज़ कठोर और मजबूती में रहती है वो मृत्यु के साथ जुड़ी होती है, और जो चीज़ नरम और कमज़ोर होती है वो जीवन का प्रतीक होती है। इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ अपनी शक्ति पर निर्भर करता है वो जीत नहीं सकता। जो पेड़ बहुत मजबूत होता है वो जल्दी कटा जाता है। इसी वजह से जो चीज़ कठोर और शक्तिशाली है उसकी जगह नीचे होती है, और जो नरम और कमज़ोर है उसका स्थान ऊपर होता है। 77 क्या स्वर्ग का मार्ग, वे ऑफ हेवन, एक धनुष को झुकाने की विधि, धनुष को बेंड करने के मेथड जैसा नहीं है? जो धनुष का ऊंचा, जो हाई हिस्सा होता है उसे नीचे लाया जाता है, और जो नीचे होता है उसे ऊपर उठाया जाता है। इसी तरह स्वर्ग, इसी तरह हेवन, जहाँ अधिकता होती है, सुपर अबंडेंस, वहाँ से कम कर देता है, और जहाँ कमी, डेफिशिएंसी होती है, वहाँ और जोड़ देता है, सप्लीमेंट करता है। स्वर्ग का मार्ग हमेशा अधिकता, सुपर अबंडेंस को कम करने और डेफिशिएंसी, कमी को पूरा करने का होता है। लेकिन मनुष्य का मार्ग, वे ऑफ मैन, ऐसा नहीं होता। वो जिनके पास कम होता है उनसे और चीज़ों को छीन लेता है और अपनी संपत्ति, अपनी सुपर अबंडेंस को और बढ़ाता है। कौन अपनी अधिकता, सुपर अबंडेंस को सब लोगों की सेवा में लगा सकता है? सिर्फ वही जो ताओ के मार्ग, पोजीशन ऑफ द ताओ पर चलता है। इसीलिए एक ज्ञानी शासक, एक रूलिंग सेज, काम करता है बिना इस शिक्षा के कि वो उसका फल अपना कहे। अपनी सफलता को प्राप्त करता है लेकिन उसमें घमंड, उसमें एरोगेंस नहीं करता, और कभी अपनी महानता, अपनी सुपीरियरिटी का दिखावा नहीं करता। 78 दुनिया में पानी से ज़्यादा नरम और कमज़ोर कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब किसी मजबूत और शक्तिशाली चीज़ पर अटैक करने की बात आती है तो पानी से बेहतर कोई नहीं। पानी ऐसा तत्व, पानी ऐसा एलिमेंट है जिसे बदला नहीं जा सकता, और जो अपनी शक्ति, अपनी इफेक्टिवनेस कभी नहीं खोता। हर कोई जानता है कि जो नरम होता है वो कठोर चीज़ों को हरा सकता है, जो कमज़ोर होता है वो शक्तिशाली चीज़ों को हरा देता है। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई भी इस ज्ञान, इस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाता। इसलिए एक ज्ञानी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने राज्य की निंदा, अपने स्टेट की रिप्रोच को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, वही उस राज्य का असली गुरु होता है। जो व्यक्ति सभी लोगों के दुख को अपने ऊपर लेता है उसी को लोग राजा के नाम से पुकारते हैं।
जो शब्द सच्चाई स्ट्रिक्टली ट्रू के सबसे करीब होता है वो अक्सर एक अजीब विरोधाभास पैराडॉक्स जैसा लगता है। 79। जब दो लोगों के बीच एक बड़ी दुश्मनी के बाद सुलह होती है तो जो इंसान पहले गलत हुआ था उसके मन में जरूर कोई ना कोई मलाल, कोई ना कोई ग्रज बचा रहता है। और जब मन में ऐसी बात बची रहे तो ये दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। इसलिए एक ज्ञानी, एक सेज क्या करते हैं, वो समझौते का एक हिस्सा अपने पास रखता है लेकिन दूसरे व्यक्ति से तुरंत उसका पूरा पालन करने की जिद नहीं करता। जो ताओ के गुण, जो ताओ के एट्रीब्यूट्स रखता है वो सिर्फ समझौते के असली शर्तों को देखता है, लेकिन जो ताओ के मार्ग पर नहीं है वो सिर्फ वही शर्त देखता है जो उसके लिए फायदेमंद हो। स्वर्ग, वे ऑफ हेवन, किसी से भी पक्षपात, पार्शियलिटी नहीं करता। वो हमेशा अच्छे व्यक्ति के पक्ष में होता है, गुड मैन के साइड में। 80। अगर एक छोटा राज्य, एक लिटिल स्टेट हो जिसमें कम लोग, स्मॉल पॉपुलेशन हो, तो मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा, ऐसा ऑर्डर बनाऊंगा कि चाहे कुछ लोगों में 10 या 100 लोगों जितनी क्षमता हो, 10 या 100 लोगों जितनी एबिलिटी हो, फिर भी उन्हें किसी स्पेशल काम, किसी खास काम में नहीं लगाया जाएगा। लोगों को ये समझाया जाएगा कि मौत एक कठिन बात है, लेकिन वो उसे बचने के लिए दूसरी जगह भागने की कोशिश न करें। मेरा लक्ष्य, मेरा गोल होगा कि चाहे उनके पास नाव और रथ हो, फिर भी उन्हें उनका उपयोग करने की ज़रूरत महसूस न हो। चाहे उनके पास कवच और तेज हथियार हों, फिर भी उन्हें पहनने या चलाने की कोई ज़रूरत न पड़े। मैं चाहता हूं कि लोग पुराने तरीके अपनाएं, जैसे लिखने के बजाय गांठ का उपयोग करें। लोगों को ऐसा महसूस हो कि उनका सादा भोजन भी मीठा है, उनके सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं, उनकी छोटी मोटी झोपड़ी भी शांति का स्थान है और उनका सादा जीवन भी आनंद से भरा है। एक दूसरा राज्य नजर आता हो और वहाँ के मुर्गों और कुत्तों की आवाज़ भी यहाँ सुनाई देती हो, लेकिन लोग अपने जीवन के अंतिम समय तक और मौत तक किसी दूसरे राज्य से कोई लेना देना न रखें। 81। जो शब्द सच्चे होते हैं, सिंसियर, वो सुंदर नहीं लगते, और जो शब्द सुंदर लगते हैं वो सच्चे नहीं होते। जो व्यक्ति ताओ को जानता है वो उस पर बहस नहीं करता, और जो सिर्फ बहस करता है वो ताओ को नहीं जानता। जो व्यक्ति सच्ची समझ रखता है वो ज्यादा किताबी ज्ञान नहीं होता, और जो सिर्फ किताबों का ज्ञान रखता है वो असल में ताओ को नहीं जानता। एक ज्ञानी, एक सेज अपने लिए चीजें इकट्ठा नहीं करता। वो जितना दूसरों के लिए खर्च करता है उतना ही ज्यादा उसके पास खुद के लिए होता है। वो जितना दूसरों को देता है उतना ही ज्यादा उसके पास स्वतः आ जाता है। स्वर्ग का मार्ग, वे ऑफ हेवन, कितना भी सख्त, कितना भी शार्पनेस हो, फिर भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और ज्ञानी चाहे जितना भी करे फिर भी वो कभी किसी से टकराता नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए बुक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।